राधे राधे प्रिय दर्शकों, जिंदगी का सफर चैनल में आपका स्वागत है। रात को 8:30 बज चुके थे। कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। दिसंबर की रात में जब लोग अपने घरों में गर्म कपड़े, रजाइयां और कमरों में गर्म हीटर जलाकर सोते हैं, वहीं 70 वर्षीय बूढ़े व्यक्ति स्टेशन पर एक फटा हुआ कुर्ता और फटा हुआ पायजामे पहने हुए स्टेशन पर बैठे 28 वर्षीय युवक स्टेशन पर आता है। वह बूढ़े व्यक्ति को देखकर बहुत दुखी होता है। अरे, यह बूढ़ा व्यक्ति ठंड से ठिठुर रहा है। वह उनके पास जाकर हाथ पकड़ लेता है। बाबा, तुम कौन हो? इतनी ठंड में यहाँ क्यों बैठे हो? बूढ़े व्यक्ति उस लड़के की आवाज सुनकर उससे कहते हैं, बेटा, तू आ गया। मुझे पता था कि तू जरूर आएगा। बेटा, बड़ी ठंड लग रही है, जल्दी से मुझे घर लेकर चल। वह युवक बूढ़े व्यक्ति की बात सुनकर कहता है, बाबा, मैं तुम्हारा बेटा नहीं हूँ। मेरा नाम दीपक है। और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कहाँ है तुम्हारा बेटा? उस बूढ़े व्यक्ति, जिनका नाम मदन सिंह था, मदन जी, उनसे कहते हैं, तू मेरा बेटा रंजीत नहीं है? उन्होंने अपनी आंखें खोला। उनकी धुंधली आंखों से दिखाई दे रहा था कि हाँ, यह मेरा बेटा नहीं है। वह रोते हुए कहने लगे, बेटा, मेरा बेटा मुझे यहाँ बैठाकर पानी लेने गया था। वह आता ही होगा। शायद मेरा बेटा रास्ता भटक गया है। वह 28 वर्ष का युवक दीपक, जो कि सोशल वर्कर था और एक ब्लॉगर भी था, वह जगह जगह जाकर दुनिया के सामने दुखी व्यक्तियों के और छुपे हुए जुर्म को सामने लाने के लिए ब्लॉग बनाता था। वह अपना तुरंत कैमरा निकाला, अपनी बैग में से एक कंबल निकाला और बाबा जी को उड़ा दिया और उनसे पूछने लगा, बाबा, आप कहाँ के रहने वाले हो? आपके बेटे का क्या नाम है? बाबा कंबल ओढ़कर थोड़ी सी राहत तो प्राप्त किए। उस लड़के ने अपना जैकेट भी बाबा को पहना दिया। फिर वह कैमरे को रिकॉर्ड करने लगा। बाबा कह रहे थे, मेरा नाम मदन है बेटा। मेरे बेटे का नाम रंजीत है। मैं अपने बेटे के साथ तीर्थ यात्रा जा रहा था। यह कौन सा तीर्थ यात्रा का धाम है बेटा? मेरा बेटा यहाँ लाकर बोला, बाबा, तीर्थ यात्रा आ गया है और अब मैं पानी लेने जा रहा हूँ। मेरी कार में ही पानी की बोतल रह गई है। मेरा बेटा लौट कर जरूर आएगा। वह रास्ता भटक गया है। दीपक समझ चुका था कि ना कोई यह तीर्थ यात्रा है और ना ही इनका बेटा लौट कर आने वाला है। सारी बातें रिकॉर्ड हो रही थी। तभी दीपक ने पूछा, बाबा, आपका कोई ऐसा पहचान पत्र आपके पास है? बूढ़े व्यक्ति ने अपने फटे पुराने कुर्ते की जेब में हाथ डाला और उसमें से एक विजिटिंग कार्ड निकाला, जो कि काफी पुराना था। वह देखे, उसमें लिखा था रंजीत राय। दीपक उस विजिटिंग कार्ड को देखकर आश्चर्य में पड़ गया। अरे, यह तो जाने माने। वह सोच भी नहीं सकता था कि रंजीत ऐसा भी हो सकता है। एक हफ्ते पहले की ही तो बात है। मदन सिंह अपने कमरे में थे। सुबह के 10:30 बज चुके थे। अभी तक मदन सिंह जी को चाय नहीं मिली थी। मदन जी धुंधली आंखों से देखते हुए दीवार का सहारा लेकर बाहर निकले। बाहर काफी खाने और अच्छे अच्छे पकवान की खुशबू आ रही थी। मदन जी किचन के दरवाजे पर जाकर झांक कर कहते हैं, बहू, अभी आज चाय नहीं दिया, बनी नहीं है क्या? मदन जी को किचन में जाना मना था, इसीलिए वह दरवाजे से आवाज देते हैं। बहू सुनकर चिल्लाई, यहाँ तक आने की क्या जरूरत थी? इतना भी पेट में आग लगी थी तो वहीं से बोल देते, ला रही हूँ, अभी घर में कोई खाकर नहीं बैठ गया है। मदन जी वापिस गए। मदन जी को बीमारी थी। वह अपनी छोटी छोटी बातों को भूल जाया करते थे। यहाँ तक कि वह अपने कमरे में जाने की बजाय दूसरे कमरे में चले जाते। वह किचन से लौटकर अपने कमरे में जाने की बजाय लिविंग रूम में पहुंच गए। उस रूम में आलीशान विदेशी सोफा, आलीशान झूमर, सब कुछ वीआईपी था, सब कुछ महंगा था। उनका बेटा रंजीत काफी पैसे वाला था।
विदेशों तक उसका कारोबार फैला था। और मदन जी के कमरे में सीलन, बदबू, विक्स की गंध, दवाइयों की बदबू, यही सब था। उनके कमरे में नौकरों को भी ज्यादा जाना नहीं पड़ता था, क्योंकि बहू खुद ही मना करके रखी थी कि उस बुढ़े के कमरे में ज्यादा सफाई करने की जरूरत नहीं है, बाकी घरों की देखभाल करो। मदन सिंह गलती से उस कमरे में पहुंच गए जहां उनका बेटा रंजीत विदेशी बिजनेस पार्टनर के साथ मीटिंग कर रहा था। बड़ी बड़ी बातें, बड़े बड़े वादे और दुनिया भर का शो अप। लेकिन मदन सिंह फटे पुराने और घुटनों के में बाम लगे हुए दवाइयों की बदबू के साथ उस कमरे में पहुंच गए। उनको देखते ही विदेशी मेहमान जो उसके साथ बिजनेस करते थे नाक सिकोड़ने लगी। ये कौन आ गया? यह सब देखकर रंजीत काफी शर्मिंदा हुआ। वह उनकी तरफ सो सॉरी कहकर बोलता है, अरे यह मेरे घर में रहने वाला पुराना नौकर है, काफी समय से यही रहता। अब इसका इस दुनिया में कोई नहीं है, इसीलिए हमने इसे कमरे में रहने दिया। लेकिन यह बार बार रास्ता भटक कर किसी भी कमरे में पहुंच जाता है। विदेशी मेहमानों ने जब सुना कि रंजीत इतना बड़े दिल वाला है, नौकरों को भी बड़ी उम्र में अपने घर पे रहने के लिए पनाह देता है, वह उसकी तारीफ करते हुए थैंक यू बोलने लगे। उसके साथ हाथ मिलाया और बिजनेस डील को पक्का किया। विदेशी मेहमान तो चले गए। रंजीत बाहर आया, अपनी पत्नी से कहने लगा, घर के सारे नौकर चाकर मर गए हैं क्या, जो इस बुढ़े का ध्यान नहीं रखते। इधर पत्नी तो पहले ही गुस्से से आग बबूला थी। देखो अब मुझसे यह नहीं सहा जाता, तुम्हारा यह बुढ़ा पिता कहीं भी 1 लीटर तेल लगाकर बैठ जाता है, इसके सारे कपड़ों में तेल लगे, दवाइयों की बदबू आती है, सिर से तेल टपकता है, अपने कमरे से निकलकर कहीं भी चला जाता है, कभी आकर सोफे में बैठता है तो कभी किचन से आवाज देता है कि भूख लगी है। अब इस घर में यह बुढ़ा रहेगा या मैं? देखो मैंने 2 दिन बाद पार्टी रखा है, 2 दिन का समय है, मेरी सहेलियों के सामने मेरा मजाक ना हो, इसीलिए इस बुढ़े को ले जाओ, किसी सस्ते से वृद्धा आश्रम में डालकर आओ, इसके लिए ज्यादा पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है। रंजीत भी कल के हुए हादसे के साथ काफी परेशान था। उसके मीटिंग के टाइम पर भी उसके पिता उसके कमरे में पहुंच गए थे, इसीलिए वह अपनी पत्नी की सहमति देते हुए बोला, हाँ तुम ठीक कह रही हो ज्योति, कुछ तो करना पड़ेगा। कल मेरा भी नाक कटा दिया इस बुढ़े ने, वो तो मैंने बात संभाल लिया और मेरा काम बिगड़ते बिगड़ते बन गया, वरना यह डील तो मेरे हाथों से जाने ही वाली थी। पति और पत्नी दोनों ने यह फैसला कर लिया था कि अब इस बुढ़े से छुटकारा पाकर ही रहेंगे। पत्नी ने कहा, वृद्धा आश्रम में छोड़कर क्यों नहीं आ जाते? लेकिन रंजीत ने कहा, वृद्धा आश्रम में छोड़ने गया, वहां पर नाम एड्रेस सब कुछ लिखा जाएगा, मेरा मोबाइल नंबर, और फिर सबको पता होगा कि यह सबसे बड़े बिजनेसमैन रंजीत का पिता है, तो मेरा समाज में क्या नाम रह जाएगा। इसे ऐसे भीड़ भाड़ वाली एरिया में छोड़ूंगा जहां से यह लौटकर नहीं आएगा। दूसरे दिन रंजीत अपने पिता से बड़े प्यार से कहता है, पापा आपको तीर्थ यात्रा जाना था ना, अब मुझे थोड़ा सा बिजनेस से टाइम मिला है, चलो मैं आपको तीर्थ यात्रा करवा कर लाता हूँ। यह सुनकर मदन जी काफी खुश हो जाते हैं। बेटा तू अकेले ही जा रहा है, बहू भी आ रही है क्या? चलो पूरे परिवार के साथ तीर्थ यात्रा चलेंगे, बड़ी खुशी मिलेगी, घर में बरकत होगी। लेकिन रंजीत ने कहा, नहीं पापा, ज्योति नहीं जा रही है, वह घर का ध्यान रखेगी, हम दोनों ही जा रहे हैं। पिता ने यह सुना और बोला, ठीक है बेटा, बहू आती तो और भी अच्छा लगता, लेकिन ठीक है, तुम दोनों कभी जाकर घूम आना, पहले मुझे अकेले ही घुमा दो। वह बड़े खुशी खुशी अपने पुराने कपड़ों में से, जिसे वह सबसे अच्छा समझते थे, धोकर अलमारी में रखे थे, उन्हीं को निकाल लिया और बेटे के साथ तीर्थ यात्रा के लिए चल पड़े। कई किलोमीटर दूर चलने के बाद रंजीत को एक पुराना रेलवे स्टेशन दिखा।
जहां पर काफी भीड़ भाड़ रहा करती थी। लोग वहां पर आते जाते, कोई किसी को पहचानता नहीं था। रंजीत को वही जगह ठीक लगी। यहीं पर इस बुढ़े को छोड़ देता हूँ। घर से काफी दूर भी है, लौट कर नहीं जाएगा। वैसे भी इसे चश्मा लगाने के बाद भी धुंधला ही दिखता है। डॉक्टर ने कई बार कहा था कि आंखों का ऑपरेशन करवा दो, आंखें साफ हो जाएगी, स्पष्ट रूप से सब कुछ दिखने लगेगा। लेकिन रंजीत ने कहा, अभी टाइम नहीं है, टाइम मिलते ही मैं काम करवा दूंगा। लेकिन उसे टाइम नहीं मिला कि वह अपने पिता की आंखों का ऑपरेशन करवा दे। इसीलिए बूढ़े पिता बेचारे धुंधली आंखों से ही देखकर दुनिया में जी रहे थे। आज उसी का फायदा उठाकर रंजीत उन्हें रेलवे स्टेशन के पास लेकर गया। काफी भीड़ भाड़ और लोगों की आवाज सुनकर मदन जी बोले, बेटा, तीर्थ यात्रा आ गया क्या? हाँ पिताजी, आ गया है। यहाँ पर आप बैठो, पानी का बोतल तुम्हें कार में ही छोड़कर आया हूँ। बस इसी टेबल में बैठे रहना, उठकर कहीं मत जाना। यह सुनकर पिताजी बोलते हैं, बेटा मैं अकेले जाऊंगा भी तो कहाँ, ना तो अच्छी तरह से दिखाई देता है और ना ही अब अकेले चलने की हिम्मत है। तो पानी लेकर जल्दी से आ, फिर कुछ खाते भी हैं। रंजीत पिता को वही टेबल पर बिठा दिया। उल्टे पांव वैसा भागा जैसे कि कोई हाथ में कचरे की थैली लेकर डस्टबिन में फेंक कर वापिस आता है, पीछे मुड़कर देखता भी नहीं। ऐसा ही आज महसूस कर रहा था रंजीत राय। घर का कचरा समझकर पिता को रेलवे स्टेशन पर फेंक दिया और जल्दी से कार में आया। तेजी से कार चलाता हुआ घर पहुंचता है। पत्नी अकेला देखकर खुश हो जाती है। छोड़ आए? हाँ, छोड़ आया। रंजीत मुस्कुराते हुए बोला, पीछा छूटा इस बुढ़े से। अब आजादी के साथ हम अपनी जिंदगी में जी सकते हैं। वहीं पर बैठे मदन जी अपने बेटे का इंतजार करते रहे, लेकिन उनका बेटा नहीं आया। रात को 8:30 बज चुके थे। मदन जी अपनी धुंधली आंखों से राह ताक रहे थे। लोगों की भीड़ धुंधली धुंधली काफी दिखाई दे रही थी। ठंड में काफी सिकुड़े हुए थे। दोनों घुटनों को अपने सीने से लगाकर दोनों हाथों से बांधे हुए ऐसा लग रहा ठंड को कम करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन ठंड डाढ़ कपा देने वाली, कान में ठंडी हवा, नाकों से पानी बहने लगा था। लेकिन मदन जी उस टेबल से उठे नहीं। तभी वहीं पर एक ट्रेन से 28 वर्ष का युवक जिसका नाम दीपक था, वह उतरता है। दीपक का काम था सोशल मीडिया में ब्लॉग बनाकर अपलोड करना। वह अपने प्रोफाइल अकाउंट पर कई बड़े बड़े लोगों की जिंदगी का पर्दाफाश किया था। वह काफी फेमस था। वह उस बूढ़े पिता को देखकर समझ गया था कि कोई यूं ही 8:30 बजे रात ठंडी में बिना कपड़े बिना चादर इस तरह से सिकुड़ कर बैठ नहीं सकता। जरूर कोई ना कोई बात है। और वह उनके पास पहुंच जाता है। उनसे पूछता है कि बाबा आप कौन हो, कहाँ से आए हो? मदन जी अपने बारे में बताने लगते हैं रोते हुए। तभी दीपक उनकी सारी बातें रिकॉर्ड कर लेता है। इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज, यूट्यूब, जितनी जगह उसकी प्रोफाइल रहती है, सब में वह उस वीडियो को अपलोड कर देता है। देखते ही देखते उसकी वीडियो वायरल हो जाती है। कई मिलियन व्यूज आते हैं। सब जगह वही इतने बड़े बिजनेसमैन रंजीत के पिता रेलवे स्टेशन पर पड़े हैं। घर में कई नौकर चाकर, विदेशों तक व्यापार फैला हुआ है। फिर भी एक पिता को रहने के लिए जगह नहीं। पिता को तीर्थ यात्रा के बहाने रेलवे स्टेशन पर लाकर छोड़ दिया। उसकी यह सारी हेडलाइन और वही विजिटिंग कार्ड दीपक अपने आईडी पर दिखाने लगा। और रंजीत अपने पैसों की दुनिया में खोया था। आज वह शहर के सबसे बड़े होटल में अपनी बिजनेस पार्टी रखा था। तभी वहां पर कुछ कैमरामैन और कुछ ब्लॉगर लोग पहुंच जाते हैं, जो कि रंजीत की वीडियो बनाने लगते हैं। रंजीत अपनी मीटिंग में अपना लेक्चर खड़ा होकर बोल रहा था, मैं सोशल वर्कर भी हूँ। बिजनेसमैन के साथ साथ गरीब, बूढ़े और बच्चों की मदद भी करता हूँ। मैंने कई स्कूलों में डोनेशन दिया है, कई वृद्धा आश्रम में डोनेशन दिया है, कई अनाथ बच्चों को मैंने सहारा दिया है, कई बूढ़े व्यक्तियों को मैंने सहारा दिया है। यह भाषण दे ही रहा था
तभी मीटिंग में बैठे हुए एक व्यक्ति ने अपना मोबाइल खोला और रंजीत का वीडियो देखा। वह उसका वीडियो टेबल पर रखकर चला देते हैं और चुपचाप खड़े होकर उसे जोर से चिल्लाते हैं, चुप कर धोखेबाज, तेरी सारी करतूत इस मोबाइल में सामने आ रही है, पहले इस वीडियो को देख। तेरे साथ बिजनेस करना तो दूर, एक मिनट बैठ भी नहीं सकता। तू ऐसा व्यक्ति है। तू अपने पिता को इस ठंड की रात में स्टेशन पर छोड़कर आया है और यहाँ समाज सेवक और बड़ा बिजनेसमैन होने का दावा कर रहा है। रंजीत यह सुनकर बोला, आप ये क्या कह रहे हैं? आप अचानक से ऐसी बातें क्यों करने लगे? उस व्यक्ति ने कहा, अपना मोबाइल खोलकर देख, सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म पर तेरे सारे करतूत ही छाई हुई है। जैसे ही उसने अपना इंस्टाग्राम खोला तो उसकी ही वीडियो सामने आ गई। उसके पिता उसका विजिटिंग कार्ड दिखा रहे थे और रेलवे स्टेशन पर बैठे ठंड में सिकुड़े हुए, आंखों में आंसू पोंछते हुए अपने बेटे का इंतजार कर रहे थे। यह वीडियो देखकर भी रंजीत ने कहा, अरे यह गलत है, किसी ने मेरा डुप्लीकेट वीडियो बना दिया है। यह मेरा पिता है ही नहीं। मेरा पिता तो। जैसे ही उसने एक शब्द बोला कि वहां पर सामने पुलिस आकर खड़ी हो गई और जोर से बोली, हाँ बोल, क्या बोलना चाहता है? तेरे पिता तो मर गए हैं, फिर यह बूढ़ा व्यक्ति रेलवे स्टेशन पर कौन है? रंजीत राय के शब्द उसके गले में ही अटक गए। वह बड़ी कोशिशों के बाद एक शब्द बोल पाया, इंस्पेक्टर साहब, यह कोई और व्यक्ति है। यह मेरे बदनाम करने की साजिश है। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। किसी ने मेरे खिलाफ यह जरूर साजिश रची है। इंस्पेक्टर साहब ने कहा, अरे वह बूढ़ा पिता क्या साजिश रचेगा? भला हो किसी इंसान का जिसने तेरी पोल खोल दी। जल्दी से रंजीत उठा और कहने लगा, इंस्पेक्टर साहब, पैसे से आपका घर भर दूंगा। आप बस यह सोशल मीडिया वालों को हटवा दीजिए और जितनी भी मेरे खिलाफ वीडियो है वह सब कुछ हटवाइए। इंस्पेक्टर साहब, आप जितना पैसा चाहेंगे उतना आपको मैं दे दूंगा। इंस्पेक्टर साहब आगे आकर कहते हैं, पैसे की लालच मत दे, अब तेरे पास रहा ही क्या है। तेरी वीडियो काफी टाइम से वायरल हो रही है, तेरे पास खुद ही कुछ नहीं बचा है। तू बाहर निकल कर तो देख। जैसे ही वह कमरे से बाहर निकला, इतने सारे कैमरामैन, न्यूज चैनल वाले, सब कुछ उसके साथ थे। वह उसके साथ मीटिंग कर रहे लोगों ने कहा, तुम्हारे साथ मेरी बिजनेस डील कैंसिल, और हाँ, जितना भी एडवांस दिया है सब कुछ वापस कर देना। अभी तक जितने भी बड़े बड़े लोगों के साथ उसकी बिजनेस डील पक्की हुई थी, सबके मैसेज आने लगे, मेरे एडवांस वापस कर देना। यह सब देखकर उसका दिमाग चकराने लगा। वह जोर से चिल्लाया, नहीं, यह मेरे अकेले की गलती नहीं है। ज्योति ने मुझे काफी दिनों से उकसाया। ज्योति ने ही कहा कि यह बुरा व्यक्ति हमारी प्राइवेसी में खलल डालता है, इसे घर से निकाल दो, वरना मैं ऐसा नहीं था। वह वहां से तेजी से निकला और उसी रेलवे स्टेशन के पास तक पहुंचा। वह अपने पिता के पैरों में गिरकर कहने लगा, पापा मैं वापिस आ गया हूँ। उसके साथ पुलिस, सोशल मीडिया और यहाँ तक कि वह लड़का दीपक भी था जिसने उसे वायरल किया था। पिताजी उसे देखकर छूते हैं, फिर अजनबियों की तरह अपना हाथ उठा लेते हैं। तू कौन है? पिताजी के इस एक शब्द ने उसे तोड़कर रख दिया। पापा, मैं हूँ आपका बेटा रंजीत। क्या आप मुझे नहीं पहचान रहे हो? पापा मुझे बचा लो, मुझे पुलिस पकड़ कर ले जाएगी। मैं आपके लिए पानी लेने गया था, लेकिन मुझे मुझे एक पार्टी मिल गई और मैं उसी के साथ बैठकर मीटिंग करने लगा। पापा आप तो जानते हो कि मैं अपनी मीटिंग और अपना बिजनेस को लेकर कितना सीरियस रहता हूँ। बस उसी की वजह से थोड़ा सा लेट हो गया। पापा प्लीज मुझे बचा लो। इन लोगों को कह दो कि मैं आपका होनहार बेटा हूँ। यह लोग मुझे क्या क्या कहकर बदनाम कर रहे हैं। मदन जी, जो अब तक बेटे की सारी बातें सुन रहे थे, बस सबको उनके ही एक जवाब का इंतजार था। पुलिस, सोशल मीडिया चैनल वाले, यहाँ तक कि दीपक को भी। उन्होंने अपनी आंखों में उंगली रखा और उसे पूछा, चश्मा लगाया। फिर वह
ऊपर से नीचे तक रंजीत को देखकर कहने लगे, तुम कौन हो और मुझे पापा पापा क्यों कह रहे हो? यह एक शब्द रंजीत को झकझोर कर रख दिया। पापा, आप इतना जल्दी मुझे कैसे भूल सकते हैं? मैं आपका बेटा रंजीत। पापा, मुझे बचा लो। वह अपना पैर दूर हटाते हुए कहते हैं, नहीं, मेरा बेटा पैसों की दुनिया में खोकर मर गया है मेरे लिए। मेरा कोई बेटा नहीं है। मैं तो कब का अनाथ हो चुका हूँ। मैं तुम्हें नहीं जानता। इंस्पेक्टर साहब, इसे यहाँ से ले जाइए। मैं अमीर लोगों से अब कोई वास्ता नहीं रखता। मैं इसे जानता भी नहीं। इंस्पेक्टर साहब आगे बढ़कर उसके हाथ में हथकड़ी पहना दिए। दो लेडीज पुलिस ज्योति को भी पकड़ कर ले आए, क्योंकि मदन जी को परेशान करने में ज्योति का भी बराबर का हाथ था। और इंस्पेक्टर साहब ने कह भी दिया कि अब तुम्हारी जमानत होना मुश्किल है। वहीं खड़ा हुआ दीपक कहता है, बाबा, आप मेरे साथ चलो, मैं आपको इंसाफ दिलाकर रहूंगा। लेकिन मदन जी ने साफ मना कर दिया, मैं अब कहीं नहीं जाऊंगा बेटा, मुझे किसी वृद्धा आश्रम में छोड़ दो। दीपक ने मदन जी की यह भी मदद की, उन्हें एक अच्छे से वृद्धा आश्रम में ले गया, सारी कहानी बताई। वैसे भी सोशल मीडिया पर मदन जी अब काफी वायरल भी हो चुके थे। सब लोगों को उनके बारे में बताने की जरूरत ही नहीं थी। मदन जी अब अपने घर से ज्यादा सुकून से वृद्धा आश्रम में बची हुई जिंदगी गुजार रहे थे। जिस रंजीत ने अपने पिता के साथ यह किया, अपने पिता को घर से निकाला, उस रंजीत के पाप का घड़ा भर चुका था। रंजीत जब मीटिंग कर रहा था, पिताजी उसके कमरे में पहुंच गए। पिताजी के कदम पड़ते ही करोड़ों की मीटिंग, बिजनेस डील उसकी पक्की हुई थी, वरना वह बिजनेस पार्टनर तो जाने वाला था। यह बात समझ नहीं सका रंजीत, और पिता के घर से बाहर निकलते ही रंजीत को जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़ा। उसका पाप उसे ही खा गया। इसीलिए कहते हैं कि माता पिता हमारे कभी हमारे लिए बोझ नहीं होती, वह हमारे लिए आशीर्वाद होते हैं। उनके कदम हमारे लिए शुभ होते हैं। जब तक माता पिता का साया हमारे सिर पर है, तो हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। यहाँ तक कि बड़ी बड़ी मुसीबतें भी पिता माता के मुंह से निकली हुई आशीर्वाद को टकराकर दूर चली जाती हैं। तो जब तक बूढ़े पिता घर में थे, रंजीत करोड़ों का मालिक था। बूढ़े पिता के घर से निकलते ही रंजीत भिखारी हो गया। इस कहानी का हमारा यही उद्देश्य है कि बूढ़े माता पिता को कभी कचरा बोझ समझकर उन्हें घर से नहीं निकालना चाहिए। बूढ़े माता पिता जिस घर में हैं, उस घर में लक्ष्मी का वास होता है। आज के लिए बस इतना ही। मिलते एक नई कहानी में। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। राधे राधे।